इस शिक्षा कोर्स में यदि आप सभी शिक्षकों का प्रोफाइल इनकम्प्लीट है तो आप सभी को डीसीए फॉर्म भरकर जमा करना है। डीसीए फॉर्म जो लगभग सभी जिलों के द्वारा जारी कर दिया गया है, आपको उस फॉर्म को जमा भरकर और हार्ड कॉपी में अपने बीआरसी में या अपने जिले के स्थापना कार्यालय में जमा करना है। तो देखेंगे कि हम इस डीसीए फॉर्म को कैसे भरेंगे। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप इस डीसीए फॉर्म को भरना आसानी से सीख जाएंगे और बिना किसी की मदद के आप आसानी से अपना डीसीए फॉर्म भर के सिर्फ जमा करने का काम आपका बचा रहेगा। तो ये जो डीसीए फॉर्म है इसमें कुल 59 यानी कि 59 कॉलम है जिसको हमें फिल करना है। हम एक एक कॉलम पे बात करेंगे कि कैसे हमें उस कॉलम को भरना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो हमारा ई शिक्षा कोर्स डीसीए फॉर टीचर के लिए है, इसका पहला डिटेल्स हमारा है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। सबसे पहले आपका यहाँ प्रीफिक्स दिया हुआ है, प्रीफिक्स में मिस्टर, मिसेज, एमएस या डॉक्टर जो भी आप अपना उपाधि लगाते हैं उसको आप यहाँ पे टिक कर देंगे। दूसरे वाले कॉलम में हमें अपना नाम डाल देना है, नाम का फर्स्ट लेटर डालना है। तीसरे नंबर में हमको अपने नाम का सेकंड लेटर डालना है, सेकंड मतलब वर्ड डालना है। और चौथे में आपको अपना अंतिम नाम का जो शब्द है वो डालना है। यदि आपका नाम में 3 अलग अलग शब्द हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमन कुमार सिंह है, तो पहले में अमन, दूसरा में कुमार और तीसरे में आपको सिंह भरना है। यानी 2, 3 और 4 नंबर के कॉलम में आपको अपना नाम डालना है। पांचवें नंबर कॉलम में आपको अपना जेंडर डालना है और जेंडर में आपको पता है कि या तो आपका मेल होगा या फीमेल होगा या जो आपका ट्रांसजेंडर वगैरह होगा तो उसको आपको डाल देना है। आपका 6 नंबर कॉलम है वो आपके डेट ऑफ बर्थ का है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ आपको अपना डेट डालना है, यहाँ आपका मंथ होगा और यहाँ आपका ईयर होगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप डाल देंगे। 7वें नंबर कॉलम में आपको सोशल कैटेगरी डालनी है। तो सोशल कैटेगरी में 4 कैटेगरिया या 5 कैटेगरिया होती है, जैसे जनरल होता है, BC1 होता है, BC2 होता है, SC होता है और ST होता है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे आप अपना वहां पे अपना डिटेल्स यहाँ पे आप डाल देंगे। 8वें नंबर में आपको अपना रिलीजन डालना है, जो भी आपका रिलीजन होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा या जो भी आपका होगा उसको आप इसमें डाल देंगे। 9वें नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर का जो आपका 10 गो अक्षर होता है, 10 डिजिट का आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना होगा। 10वें नंबर में आपको अपना आधार नंबर डालना है। अब 11वां नंबर में जो 11 नंबर आपका कॉलम है उसमें आपका नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है। अब यहाँ पे अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे अलग अलग लोग तरीके से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में आप 2 ही प्रकार का नेचर है यहाँ पे, या तो रेगुलर है या तो आपका रेगुलर है या आपका नियोजित है। तो कब रेगुलर भरेंगे और कब नियोजित भरेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यदि आपकी बहाली बीपीएससी के माध्यम से हुई है, अब ये बीपीएससी आपका 92 हो सकता है, 94 हो सकता है, 99 हो सकता है, या बीपीएससी के माध्यम से आपका TRE1 हो सकता है, और TRE2 हो सकता है, TRE3 हो सकता है, बीपीएससी HM हो सकता है या बीपीएससी HT हो सकता है। तो वो सभी 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 11 नंबर जो कॉलम है वो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है। तो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में आप नियोजित या नियमित डाल सकते हैं, रेगुलर और नियोजित डाल सकते हैं, या आप चाहें तो बीपीएससी के माध्यम से है तो बीपीएससी के माध्यम लिख सकते हैं, या अगर आप एक्सक्लूसिव हैं, सक्षमता है तो सक्षमता डाल सकते हैं। 12 नंबर में टाइप ऑफ टीचर है। टाइप ऑफ टीचर में आपका वही हो जाएगा कि आप किस प्रकार के टीचर हैं, 1 to 5 के टीचर हैं, या आप विद्यालय अध्यापक हैं, या आप बीपीएससी HM हैं, या बीपीएससी HT हैं, या आप नियोजित हैं, तो ये आपको डाल देना है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो 13 नंबर कॉलम जो है वो आपका सब टीचर का है। तो हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई सब टीचर नहीं है, तो इसको इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, इसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्लास कैटेगरी डालनी है। क्लास कैटेगरी का मतलब आप 1 to 5 हैं कि 6 to 8 हैं कि 9, 10 है कि 11, 12 हैं, जो भी आपकी क्लास कैटेगरी है उसमें डाल देना है। 15 नंबर क्वेश्चन अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट है, यानी किस सब्जेक्ट के लिए आपकी नियुक्ति हुई है या आप किस सब्जेक्ट के लिए नियोजित हुए हैं, इसको आपको डालना है। अगर 1 to 5 होंगे तो सब्जेक्ट आपका जनरल हो जाएगा, और बाकी 6 to 8 होंगे, 9 to 8, 9, 10 होंगे या 11, 12 होंगे तो उनके लिए निर्धारित सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में आपकी नियुक्ति हुई है उसमें आपको डाल देना है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है,
16 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस है। तो जिस सर्विस के लिए आप इस शिक्षा कोर्स का डीसीए आप भर रहे हैं, जैसे बहुत सारे हमारे मित्रों ने कहा कि हम इसमें अपना पहले वाला ज्वाइनिंग डालेंगे, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले वाला ज्वाइनिंग डालने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही रहेगा कि आप जिस पद के लिए आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जिस पद के लिए आप डीसीए भर रहे हैं, उस पद की जो ज्वाइनिंग तिथि होगी उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, डाल देना है। 17वां नंबर है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग। आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग जिस जिले में हुआ है वहां पे आपको यहाँ उस जिले का नाम डाल देना है। 18, 19 और 20 ये जो क्वेश्चन है, ये जीपीएफ नंबर, यूएएन नंबर और प्रान नंबर, तो इसमें कोई एक ही आपको भरना है। अगर ये फॉर्म भरने वाला व्यक्ति पुराना रेगुलर शिक्षक है, 2003 के पहले का रेगुलर शिक्षक है, तो वो जीपीएफ नंबर डालेंगे। अगर नियोजित शिक्षक है तो यूएन नंबर डालेंगे। और एनपीएस के अंतर्गत आने वाले जो भी टीचर हैं, जैसे बीपीएससी के माध्यम से टीआरई1, टीआरई2, टीआरई3, एचएमएचटी या एक्सक्लूसिव जो सक्षमता पास करके आए हैं, वो अपने यहाँ पर प्रान नंबर डाल देंगे। पोस्टिंग डिटेल्स में जो कॉलम है उसमें सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, उसके बाद ब्लॉक का नाम डालना है, उसके बाद सीआरसी का नाम डालना है, और उसके बाद आपको इसके अपना स्कूल का नाम डालना है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपका अपॉइंटमेंट लेवल को पूछ रहा है। तो अपॉइंटमेंट लेवल का मतलब ये हुआ कि आप पंचायत लेवल से हैं, प्रखंड लेवल से हैं। अगर नियोजित होंगे तो 2 ही लेवल होगा आपका, पंचायत लेवल होगा, प्रखंड लेवल होगा, या हाई स्कूल में होंगे तो जिला परिषद लेवल का होगा। और यदि आप सक्षमता से होंगे तो आपका लेवल जो होगा वो जिला लेवल का हो जाएगा, या बीपीएससी के माध्यम से होंगे तो जिला लेवल का हो जाएगा। यानी कि आपका जिस नियुक्ति जिस लेवल से हुआ है उस लेवल को यहाँ पे डाल देना है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी में आपको अपना, अगर नियोजन से है तो नियोजन इकाई डालना होगा, और अगर बीपीएससी के माध्यम से है तो बीपीएससी डालना होगा, या डिस्ट्रिक्ट कैडर भी आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द स्कूल है। तो आपने जिस स्कूल के में है अभी वर्तमान में जो आपका स्कूल है, वहां पे आपका जो ज्वाइनिंग का तिथि होगा उसको यहाँ पे डाल देना है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा कॉलम है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन का है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में 28 नंबर में आपको अपना पैन नंबर डालना है, 29 नंबर में आपको अपने पिता का नाम, 30 नंबर में आपको अपने माता का नाम डालना है, तो मैरिड डालना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड डालना है। 30 में आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। 31 में आपको अपना स्पाउस नेम डालना है। स्पाउस नेम का मतलब होता है कि नॉमिनी का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर विवाहित हैं तो अपने पत्नी का नाम, या अपने बेटे का नाम या बेटी का नाम, जिसका भी आप डालना चाहते हैं। और अनमैरिड है तो अपने पापा मम्मी या जिसका भी नाम यहाँ पे स्पाउस में आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। 32 में आपको अपना ब्लड ग्रुप डालना है। और अपॉइंटमेंट 33 में आपका अपॉइंटमेंट कैटेगरी है। अपॉइंटमेंट कैटेगरी का मतलब कि किस कैटेगरी में आपका अपॉइंटमेंट हुआ है। ये कास्ट कैटेगरी में है, आपका जनरल में है कि ईडब्ल्यूएस में है, कि आपका बीसी में है कि बीसी1 में है, जो भी आपकी अपॉइंटमेंट की कैटेगरी रही है उसमें आप यहाँ पे डाल देना है। 34 नंबर में आपको डालना है कि वेदर डिसेबल्ड, अगर यदि आप डिसेबल्ड मतलब कि दिव्यांग है तो आपको डालना है यस, नहीं है तो नो। और 35 नंबर में आपको अवार्डेड पूछ रहा है कि क्या आप कभी अवार्डेड हुए हैं। तो यदि आप कहीं अवार्डेड आपको पुरस्कृत किया गया है तो आप यहाँ पे यस लिखें, और नहीं किया गया है तो यहाँ पे आप नो लिखें। यहाँ अवार्डेड का मतलब है कि शिक्षा विभाग के किसी भी बड़े कार्यक्रम में आपको अवार्ड मिला है कि नहीं है। इसके बाद अपना हाउस नंबर डालना है, उसके बाद अपना स्ट्रीट, मोहल्ला या सेक्टर डालना है, पंचायत डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है, विलेज एरिया या टाउन, आपका जो भी गांव का नाम है या एरिया का नाम है, टाउन का नाम, उसको इसमें डाल देना है। ब्लॉक का नाम यहाँ डालना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ डालना है, पिन कोड यहाँ डालना है, और स्टेट का नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो आपका 45 नंबर कॉलम है, उस 45 नंबर कॉलम में डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी इसमें स्पष्ट रूप से है कि जिस समय आपकी नियुक्ति हुई थी उस समय जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसी को यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ बहुत लोगों के साथ ये समस्या आ रही है कि उनके पास उस समय का डोमिसाइल नहीं है, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अभी का भी डोमिसाइल जो आपके पास लेटेस्ट डोमिसाइल है उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, डाल देना है। और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो नंबर है उसको यहाँ पे डाल देना है। और यदि आप इस डीसीए फॉर्म के साथ इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कॉपी लगा रहे हैं, जेरॉक्स कॉपी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, और नहीं लगा रहे हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको लगाना है तो यहाँ यस ही करना पड़ेगा। अब इसके बाद फिर आपका यहाँ पे करंट एड्रेस की बात की जा रही है। करंट एड्रेस का मतलब करस्पॉन्डेंस एड्रेस से होता है ना। तो फिर से वही डिटेल्स, यहाँ हाउस नंबर, यहाँ स्ट्रीट, यहाँ पंचायत, पोस्ट ऑफिस, विलेज एरिया, टाउन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, और वही डोमिसाइल। अगर दोनों का सेम है तो सेम डालना है। और बहुत लोगों का होगा कि उनका घर कहीं और है और बहुत दूर नौकरी करते हैं, तो उनका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग होता है। तो दोनों अलग अलग होने की स्थिति में जो डिटेल्स जहां से वेरी करेगा वहां आपको डिटेल्स डाल देना है।
और उसके बाद यहाँ पे आपका 57 नंबर में वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो अपॉइंटमेंट के समय आपने लगाया होगा उसको डालना है, और 58 नंबर में आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे, और 59 नंबर में कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि आप जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर एस कर देना है। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को देखकर आसानी से इस डीसीए फॉर्म को बिना किसी दिक्कत के आसानी से भर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को देखिए और डीसीए फॉर्म को जमा करके भर के अच्छे तरीका से भर के कैपिटल लेटर में ही भरना है। ध्यान रखना है कि सभी को कैपिटल लेटर में ही भरना है, और भरकर अपने या तो बीईओ के पास या स्थापना कार्यालय डीपीओ स्थापना के पास आपको ये जमा करना है। आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को जमा करके, इस फॉर्म को भरकर आप जमा करें, ताकि आपका ई शिक्षा कोष अपडेट हो जाए। सुनने में ये भी आ रहा है कि जिन शिक्षकों का ई शिक्षा कोष अपडेट नहीं होगा उनका ट्रांसफर नहीं होगा। तो यदि आपको ट्रांसफर लेना है या इस शिक्षा कोष को अपडेट कराना है तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखिए और अपने डीसीए फॉर्म को भरकर अपने संबंधित पदाधिकारी को जमा कीजिए। धन्यवाद।